ओनर क्या ऐसा करें कि वो अपनी कैट को जो है वो बचा सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से? ओनर को क्या करना चाहिए इसके अंदर? ओनर को बेसिकली जो हम घर पे कुछ चीज़ें रिकमेंड करते कहेंगे क्या क्या वायरस का कोई ख़ास ट्रीटमेंट होता है, कोई मेडिसिन होती है या किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है? आज आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। हमारे साथ ओए हमारा किटू मौजूद है जिसका अभी तक हमने नाम नहीं रखा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब जो हमारे चबी में पेट क्लिनिक को सारे हैंडल करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हैं। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। और पुष्पा मौजूद है। पुष्पा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो आज की जो है ना वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे एफपीवी के बारे में, फिलाइन पैनिकवीनिया वायरस के बारे में, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैट्स की डेथ होती है। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इस वजह से मैं डॉक्टर साहब को साथ ले आया हूँ ताकि आप लोगों के आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इतने आसान अल्फाज में समझाएं कि कोई अगर अनपढ़ बंदा भी है उसको ये बहुत आसानी से समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन हमारे ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें, कि यार मेरी बिल्ली किसी के कांटेक्ट में नहीं आई, मेरी बिल्ली कहीं गई नहीं और मेरी बिल्ली के आसपास भी कोई बिल्ली नहीं है, फिर उसको वायरस लगा किस तरह? जिस तरह इंसानों को कोरोना वायरस लग जाता है एक दूसरे से मिलने, फिर वायरस लग किस तरह सकता है जब वो उसके पास कोई उसका कांटेक्ट ही नहीं हुआ किसी कैट से? नॉर्मली अगर हम वायरस के स्प्रेड की बात करें तो नॉर्मली इसके जो वायरस के जर्म्स वगैरह होते हैं वो एयर पे भी मौजूद होते हैं। तो अगर आपने कहीं से मतलब कैट अपनी को परचेज़ किया है तो आपको उस चीज़ का कोई क्लियर डिफरेंस नहीं उन्होंने बताया कि मतलब ये बोर्डिंग उनकी हेल्दी थी या अनहेल्दी थी, तो वायरस वहाँ से भी वो कैच करके ला सकती है। नॉर्मली जब हम कोई ऐसे क्लिनिक को विज़िट करते हैं जो कि बिल्कुल अनहाइजीनिक होती है उनकी कंडीशन, तो वहाँ से तो वो 100%। अक्सर मैं यहाँ पे दोस्तों की बात काटना चाहूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम उस क्लिनिक पे गए, अनहाइजेनिक था, उन्होंने क्लीनिंग नहीं की थी। मेरे ख्याल से जब भी उस पेट क्लिनिक पे जितनी दफ़ा हम क्लीनिंग करते हैं ना स्ट्रेचर की, तो हमसे ज़्यादा साफ जो है ना हमारा स्ट्रेचर होता है। तो दोस्तों इसका क्लिनिक का भी आ जाता है। इसके अलावा कोई बता, अगर मिसाल के तौर पे कोई एक पेट ओनर है उसने किसी और कैट को प्यार किया, अगर वो कंटेन किया हुआ था, क्या तब भी लग सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई ऐसा ओनर है जिनके पास मल्टीपल कैट्स हैं तो वो, या फिर उन्होंने किसी मतलब अपने नेबर के कैट के साथ कांटेक्ट किया है, तो वो वहाँ से उस चीज़ को कैच करके लाएगा और अपनी कैट में उसका वायरस लाजमी तौर पे जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा कि यार मेरी बिल्ली को अगर वायरस हो गया तो पता किस तरह चलेगा, इसका डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं डॉक्टर? तो इसके डायग्नोसिस के हवाले से कुछ हम उसकी हिस्ट्री जो है वो उसकी वैक्सीनेशन स्टेटस के हवाले से करेंगे, और बाकी उसका फ़िज़िकल एग्ज़ाम करेंगे, और साथ में जो हमारे पास उसका बेसिक सीबीसी होता है वो हम करते हैं, और साथ में जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए रैपिड किट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये तो कोई बंदा जब आप क्लिनिक पे लाता है तो उसको आइडिया होता है कि हाँ मेरी कैट को एफपीवी है। घर पे किस तरह से हम सिर्फ आइडिया ले सकते हैं कि यार ये हो सकता है? कौन से साइन होंगे? जो इसकी इनिशियल साइंस की हम बात करें तो कैट के जो है अपना खाना पीना उसका कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम ज़्यादा अग्रेसिव साइंस की तरफ जाएं तो उसमें वॉमिटिंग, डायरिया, और ज़्यादा सीवियर की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें डायरिया में ब्लड भी आता है। तो अब हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट के ऊपर आएंगे। क्या क्या वायरस का कोई ख़ास ट्रीटमेंट होता है, कोई मेडिसिन होती है या किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है? कितनी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होती है? अगर हम वायरस के ट्रीटमेंट की बात करें तो वायरस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, इसके जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जिस साइंस और सिम्टम के साथ कैट हमारे पास रिप्रेजेंट होती है उस सिम्टम्स को ही कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डॉक्टर को होता है, 50% जो होता है वो उसके कैट के ओनर का होता है। और यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि अक्सर मैंने देखा है कि ओनर्स की काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। जो 50% उसका होता है ना, 50% ओनर कंट्रीब्यूट करता है, उसकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले हमें डॉक्टर साहब बताएंगे जो डॉक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट लाइन चलती है जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाता है। तो ट्रीटमेंट लाइन की अगर हम बात करें तो जैसे कि वोमिटिंग के साइंस आते हैं, वोमिटिंग के लिए एंटीमेटिक वगैरह हम यूज़ करते हैं, डायरिया के लिए एंटी डायरल मेडिकेशन यूज़ की जाती है। साथ में उसके डिहाइड्रेशन वगैरह को रिकवर करने के लिए ये आईवी इन्फ्यूजन्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये बेसिक उसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है आफ्टर डायग्नोसिस। अच्छा मुझे बताएं, जो बहुत ज़रूरी मेरे यहाँ से पार्ट है, 50% आपने बताया कंट्रीब्यूट करते हैं ओनर, तो ओनर क्या ऐसा करें कि वो अपनी कैट को जो है वो बचा सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से? ओनर को क्या करना चाहिए इसके अंदर? ओनर को बेसिकली जो हम घर पे कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं ओनर के लिए, तो वो कुछ चीज़ें, इनमें बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। इसमें स्पेसिफिकली हाँ मैं गलतियों की बात करना चाहूँगा। कौन से ऐसी मिस्टेक करते हैं पहले आप वो बताएं जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से सारा केस ख़राब होता है? तो इसमें जो ओनर की तरफ से मेजर मिस्टेक देखने को आई है तो उसमें ये होता है कि वो कैट क्योंकि उनकी खा पी नहीं रही होती तो वो फोर्सफुल फीडिंग की तरफ जाते हैं, जिसमें
क्योंकि ये मेजर वायरस जो है ये जीआईटी ट्रैक का है, तो इसको प्रॉपर उसमें हमने स्टमक को रेस्ट देनी होती है और इंटेस्टाइन को। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर हम उसको लोग कहते हैं कि यार मेरी बिल्ली तो कुछ खा ही नहीं, इससे कुछ हो जाएगा, अगर उसको आईवी फ्लूइड्स लग रही हैं तो उसकी क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो खाए? नहीं, आईवी फ्लूइड्स इनफ होते हैं, तो क्योंकि उसकी बॉडी वेट के हिसाब से वो मैनेज किए जाते हैं। तो एक टाइम पे वो मोस्टली जो सीवियर केसेस चले जाते हैं तो उसमें हमें 2 टाइम्स पे भी ट्रिप पे शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसमें फोर्सफुल फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती ज़रूरत। उसके बाद जो फोर्सफुली लोग अक्सर मेडिकेशन करते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? फोर्सफुल मेडिकेशन में ओनर अपने ये देखते हैं कि मतलब हमारी कैट है खा पी नहीं रही है, उसकी वजह से उसको मतलब वो चेक करते हैं कि इसकी बॉडी गर्म हो गई है और वो टेम्परेचर का इंडिकेशन देते हैं, और वो उसमें घर में पेनाडोल वगैरह उसको दे देते हैं या ब्रूफिन वगैरह दे देते हैं जो कि इनके लिए हेपेटोटॉक्सिक होते हैं। और इसमें जो तीसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ओनर की तरफ से जो उनके घर में अगर मल्टीपल कैट्स रह रही हैं तो वो सेम ओनर ही हेल्दी कैट्स को भी और अनहेल्दी कैट्स को भी डील कर रहा होता है। तो इसमें ये होता है कि उसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने उनका फूड बाउल जो है वो भी सेपरेट रखना होता है, और जो ख़ास तौर पे इनका जो लिटर होता है उसके फीसेस के थ्रू ये बेसिकली वायरस स्प्रेड होता है, तो लिटर भी सेपरेट रखना पड़ता है। और लास्ट पे मैं ये चीज़ें कुछ ऐड करूँगा कि उसको आपने ना उसके टेम्परेचर का भी मेंटेन करना होता है, और प्रॉपर जो कैट को है वो प्रॉपर रेस्ट करवानी होती है, और उसके बाद और उसको। कुछ लोग, डॉक्टर साहब मैं काटूंगा यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं यार मेरी ड्रिप लगी थी आज, डॉक्टर साहब कल तो मेरी कैट बहुत ज़्यादा खेल रही थी, जंपिंग कर रही थी, आज फिर स्लो हो गई, इसकी क्या वजह होती है? मोस्टली ये होता है कि मेडिकेशन के बाद उनको एनर्जी बेसिकली मल्टीविटामिन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, तो उसमें एनर्जी आती है, तो कैट को वो फिर अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। ओनर को ये लगता है कि मतलब वो ठीक हो रही है, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो उसको कैट को जो आपने प्रॉपर रेस्ट करवानी होती है और उसको क्लीन इन्वायरमेंट आपने प्रोवाइड करना होता है। अब ये ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है काफ़ी ओनर के लिए भी होता है कि यार ये कितने, मुझे बार बार क्लिनिक भी जाना पड़ता है, काफ़ी ओनर को टाइम लगता है, पैसे लगते हैं। मिनिमम डेज से लेके कितने मैक्सिमम डेज तक ये ट्रीटमेंट चल सकता है? नॉर्मली जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो 5 to 7 डेज़ 10 डेज़ तक जाता है, और वो डिपेंड करता है कैट की इम्यूनिटी क्या है और किस टाइम पे डायग्नोसिस हुआ है उसका। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार अब मेरी कैट को मैंने पहले वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, अब वायरस आ गया, कि अब वैक्सीनेशन करवा लें तो हमारी कैट बच जाएगी? नहीं, डिजीज़ कंडीशन में तो आप वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर कैट आपकी रिकवर कर जाती है उसके बाद भी हम 3 to 4 वीक्स के बाद उसको वैक्सीनेशन लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सब जो क्वेश्चन थे ना उसका आंसर मिल गया। अगर नहीं मिला तब भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डॉक्टर साहब को दोबारा खींच के ले आएंगे वीडियो में। और डॉक्टर साहब को मैं इस वजह से लेके आई हूँ क्योंकि पिछले दिनों में डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारे जो केसेस हैं ना एफपीवी के वो हैंडल किए, और मेरे हाथ से तकरीबन सभी जो है वो ठीक हुए हैं और बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट भी किए। इस वजह से डॉक्टर साहब की जो एक्सपर्टीज़ थी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ उसको, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में आने के लिए। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो लाजमी लाइक करें अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।